साथियों, जय भीम। पूरे विश्व में जब हम देखते हैं कि जनवरी माह से अभी तक कोरोना महामारी ने अपना कहर बरपाया हुआ है और ऐसे अवस्था में सारे देश अपने अपने तरह से इसे निजात पाने के लिए अलग अलग कोशिशें कर रहे हैं। कहीं लॉकडाउन तो कहीं कर्फ्यू, इस प्रकार की प्रक्रिया चला करके लोगों को जागरूक करा करके उसमें शांतता बनाए रखने का और लोगों को उसमें सुविधाएं दे करके उन्हें बचाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ही समय पर जब हम देखते हैं कि कोरोना चल रहा है पूरे विश्व में, भारत में एक अलग प्रक्रिया चल रही है। और भारत में कौन सी प्रक्रिया चल रही है? तो भारत में जब चारों तरफ में लॉकडाउन है, कोई संसद का सत्र शुरू नहीं है, कोई विधानसभा का सत्र शुरू नहीं है, कहीं मीटिंगें नहीं हो रही है। हाँ, राजकीय मीटिंगें जैसे भारतीय जनता पार्टी की बिहार में जैसे हुई, 144 करोड़ खर्चा करके टीवी लगा करके, एलईडी लगा करके लोगों को बताया गया कि भाई हमारा इस तरह का प्रचार है। तो ऐसे बहुत सारी जगह पर कार्य हुए हैं। एक बात और समझ में आती है कि संविधान दिखाने के लिए रखा है या चलाने के लिए है, इसके ऊपर में आज गंभीर स्थिति आई हुई है। ऐसे समय पर जब कोरोना चल रहा है, कोरोना की महामारी फैली हुई है, सारे देश लोगों को बचाने के लिए अपनी अपनी प्रक्रिया कर रहे हैं। हमारे देश में भी यही प्रक्रिया हो रही है। लेकिन राजकीय स्तर पर जब हम देखते हैं तो तरह तरह के नियम, तरह तरह के कानून बनाए जा रहे हैं और बिना किसी चर्चा के, बिना कोई चर्चा हुए वो पास होते जा रहे हैं। फिर वो अयोध्या मामला हो, 370 मामला हो या और कोई भी हो, और अभी अभी हम देखते हैं शिक्षा का मामला। तो केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2020 को एक नई शिक्षा नीति 2020 जिसे कहते हैं वो लागू की। अब ये 2020 में जो लागू की है, वैसे तो ये पिछले साल से ही केंद्रीय शिक्षा नीति 2019 वहाँ से शुरू हुई थी और इसके लिए तब करीब 450 पेजेस का एक दस्तावेज भी बनाया गया था जो लोगों के लिए नेट पर उपलब्ध था। और वहाँ पर लोगों को कहा गया था कि आप इसमें आपके जो आक्षेप होंगे वह उसमें बता सकते हैं। कुछ लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया होगा, लेकिन हमारे नागपुर क्षेत्र में बड़े लेवल पर हमारे एक संविधान विशेषज्ञ है जिन्होंने 450 करीब 450 पेजेस का वह नेट से हासिल करके दस्तावेज जो इंग्लिश में था उसको पढ़ने के पश्चात उसका सारांश रूप से कुछ निचोड़ निकाले और उसके बाद पिछले साल उसकी छोटी सी पुस्तिका बनाकर लोगों में उसके जनजागृति के हिसाब से कार्यक्रम लगाए गए। अलग अलग जगह पर सभाएं ली गई और सभाओं के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश की गई कि यह केंद्रीय शिक्षा नीति जो 2019 था, अभी तो 2020 में लागू हो गई, इसलिए उसे 2020 कहते हैं। तो ये जो लागू हुआ है तो ये क्या है? क्या फिर से हम मनुस्मृति की ओर चल पड़े हैं? शिक्षा के अधिकार, जिनके पास पैसा होगा वही पढ़ पाएगा, इस प्रकार से ये नीति बनाई है। अब इस मामले में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हैं, बहुत सारे विद्वान भी, कोई कहता है बहुत अच्छी नीति है, कोई कहता है बहुत बराबर नहीं है, और कुछ लोग इसमें उलझे हुए हैं कि अरे ये हमने तो पढ़ा ही नहीं है, क्या है पता नहीं। लेकिन ऐसे ही एक दस्तावेज को देखकर उसका पूरा विश्लेषण करके आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हम प्राध्यापक देवीदास घोड़ेश्वर सर
मैंने रिक्वेस्ट किया और उनके माध्यम से ये शिक्षा नीति क्या है, SC ST OBC की शिक्षा इस बहाने छीनी जा रही है क्या, इसके क्या आने वाले समय में दूरगामी परिणाम होंगे। यहाँ पर नई शिक्षा नीति में द्रोणाचार्य के जैसे ही शिक्षा बताने की बात की गई है, तो हम लोग इतिहास में जानते हैं कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा भी काट दिया था। तो क्या फिर से SC ST OBC के अंगूठे काटे जा रहे हैं, शिक्षा छीनी जा रही है। पूरा विश्लेषण 4-5 एपिसोड में हमने बनाने की कोशिश की है, जो आपको इस माध्यम से दिखाई देगा। कुछ लोगों को प्राध्यापक देवीदास घोड़ेसर सर, इनके बारे में छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा मैं कि महाराष्ट्र में बहुजन समाज में एक अपडेट विद्वान हैं, अपडेट रहने वाले, जो आज कहीं हमारे खिलाफ में, हमारे समर्थन में भी कुछ होता है तो जिसकी जानकारी जिन्हें रहती है, ऐसे मेरी जानकारी के अनुसार अपडेट रहने वाले विद्वान, जिन्हें किसी बात पर और किसी बात का कोई घमंड नहीं, कोई गर्व नहीं, बहुत ही प्रेम के साथ सारे लोगों को जवाब देते हैं, उनके प्रश्नों की, समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं। बहुत इनके माध्यम से बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई है। जैसे वंदना संघ दीक्षा भूमि का मासिक निकलता है धम्मघोष, जिसके वह संपादक हैं, और उस संपादकीय के माध्यम से ये जो शिक्षा नीति 2019 की जो बात है, उसमें पूरी की पूरी कहानी वहाँ पर बताई गई थी। उससे पहले धम्मघोष में आने के पहले हमारे मित्र है एक मिलिंद फुलझेले, उनके माध्यम से जनता का मूक नायक, इसमें उन्होंने करीब 12 एपिसोड इस विषय पर प्रकाशित किए थे। बहुत साधुवाद उनको, क्योंकि इस माध्यम से समाज तक जनजागृति करने का प्रयास किया। तो इसके पश्चात में घोड़ेसर सर और मिलिंद फुलझेले और हम कुछ लोगों ने मिलकर के इसके ऊपर में जनजागृति का कार्य शुरू किया, जो आगे बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते गए और ये जनता का जनजागृति का कार्य बनता गया। तो घोड़ेसर सर के बारे में मैं कह रहा था कि उन्होंने एक ऐसा भी ग्रंथ लिखा है, भारत राष्ट्र विरुद्ध हिंदू राष्ट्र। ये भारत और हिंदू राष्ट्र, यानी भारत राष्ट्र क्या चीज़ है और हिंदू राष्ट्र क्या चीज़ है, इसके ऊपर में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से विश्लेषण किया हुआ है यह ग्रंथ। उसके बाद उन्होंने एक ग्रंथ की रचना और की है, डॉक्टर अंबेडकर इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोग बताते हैं बाबा साहब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1930 में गए थे, 1931 में गए थे, 1932 में गए थे, लेकिन बाबा साहब ने वहाँ क्या बोला, वहाँ पर क्या किया, किस तरह के प्रसंग आए, किस तरह से उन्होंने वहाँ जवाब दिए, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस किताब में देखने को मिलेगी, डॉक्टर अंबेडकर इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ऐसे ही एक किताब, एक ग्रंथ करीब 20-25 साल पहले घोड़ेसर सर ने लिखा था मराठी में, दलितांचा शिक्षण संघर्ष। ये भी महात्मा फुले, शाहू महाराज और बाबा साहब की शिक्षा नीति के ऊपर आधारित ये कार्य और उसके ऊपर किस तरह से प्रहार हो रहे हैं, इसके ऊपर में पूरी जानकारी इस किताब में मिलेगी। वैसे ही आपको एक बात बता दूं कि संविधान सभा डिबेट्स जो इंग्लिश में है संसद में, तो उसको मराठी लोगों को उपलब्ध हो, इसलिए घोड़ेसर सर इन्होंने 10,000 पेजेस का वह 10 खंड के रूप में प्रकाशित करके, बहुत ही मेहनत का काम, 10,000 पेजेस और उसके बनाए 10 खंड, और 10 खंड 4,000 रुपये, मात्र 4,000 रुपये में जो लागत मूल्य है। तो ऐसे यह लागत मूल्य में ही लोगों को पैसा लेकर यह ग्रंथ उन्हें देते रहे, और एक पहला संस्करण समाप्त हुआ, अभी दूसरे संस्करण के लिए बहुत सारे लोगों ने डिमांड की थी, तो दूसरा संस्करण अभी
निकला हुआ है। तो जिन साथियों को भी इस संबंध में जानकारी चाहिए या फिर संविधान सभा डिबेट्स मराठी में 10 खंड चाहिए, तो 10 खंड वो 4000 रुपये नागपुर में आपको उपलब्ध हो सकते हैं। तो इसी वीडियो के अंत में एक नंबर आएगा जिसके ऊपर आप पूछताछ कर सकेंगे। और इसके बाद में घोड़ेसर सर ने क्या किया, तो केंद्रीय शिक्षा नीति के 2019 में करीब 450 पेजेस, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, जो एक ड्राफ्ट था, और उस ड्राफ्ट को संक्षिप्त में किया जन जागृति करने के लिए। और उसके बाद फिर यह कार्य अशोक सरस्वती जी, फिर कुलदीप रामटेके जी और बहुत सारे साथी इस दिशा में अपना कार्य करते रहे और इस दिशा में उन्होंने अपना कार्य किया। अभी बताने की बात यह है कि यह हम क्या दिखाने जा रहे हैं। ये केंद्रीय शिक्षा नीति जो है, केंद्र सरकार ने जो नई शिक्षा नीति निकाली है, तो 85% बहुजनों के पास से शिक्षा का अधिकार क्या छीन लेगी? क्या फिर से लागू हो गई मनुस्मृति? SC, ST, OBC के लोग शिक्षा से हो जाएंगे वंचित? तो ऐसे बहुत सारी जो बातें हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं आपके दिमाग में चल रहे होंगे। तो प्राध्यापक देवीदास घोड़ेसर सर, जो प्रसिद्ध संविधान तज्ञ हैं, इनसे हम इन सारे सवालों के जवाब आपको इन वीडियो में मिलेंगे हमारे मैत्री इंडिया पर। हो सकता है 5-6 उसके वीडियोज़ बने तो आपको उसमें सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो आखिरी एपिसोड जो रहेगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि घोड़ेसर सर आपके सारे सवालों के जवाब फिर एक बार दे। तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि जो भी वीडियो आप देखते हैं उस वीडियो से संबंधित जो भी सवाल होगा आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे और उसके आधार पर हम आखिरी जो एपिसोड बनेगा उसमें आपके सवालों के जवाब, आपका जो नाम होगा उस नाम को लेकर के आपके जवाबों के साथ में वह एपिसोड हम आखिरी बनाएंगे। तो पहला एपिसोड YouTube पे आप देखेंगे सिर्फ़ और सिर्फ मैत्री इंडिया, ये हमारे YouTube चैनल पर। तो कल से हम शुरुआत कर रहे हैं, ये पहला एपिसोड हम शुरू कर रहे हैं। इसके पश्चात बार बार मैं आपके और घोड़ेसर सर के बीच में नहीं आऊँगा, इसलिए ये थोड़ा सा परिचय और थोड़ी सी जानकारी कि भाई हम किस दिशा में जा रहे हैं, ताकि ये सारे एपिसोड देखने के पश्चात हो सकता है आपके मन में आंदोलन की दिशा तय हो और सारे लोग इस दिशा में आंदोलन करें, क्योंकि शिक्षा यह संविधान ने दिया हुआ अधिकार, ये अधिकार जब छीना जाएगा तो आप क्या करेंगे, और उस वक्त के लिए आपको तैयार होना है। तो तैयार होंगे। ये सारे एपिसोड देखने के पश्चात आपके सुझाव भी आमंत्रित है, आप हमें सुझाव देंगे मैत्री इंडिया पर। और तब तक आगे में हमारा यह एपिसोड शुरू होने जा रहा है, तो आप देखिए प्राध्यापक देवीदास घोड़ेसर सर, संविधान तज्ञ, एक अलग विषय को लेकर, शिक्षा के मजबूत ऐसे विषय को लेकर आपके समक्ष। जय भीम। के सारे ही दर्शकों को साधुवाद, विनम्र अभिवादन, सप्रेम जय भीम। आशा करता हूँ कि आप सब कोरोना प्रकोप से बचे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए मैं आपसे वार्तालाप करना चाहता हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अंतिमतः केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने बुधवार दिनांक 30 जुलाई 2020 को इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मान्यता दी और यह शिक्षा नीति बिना संसद के अनुमति के
संसद में किसी भी प्रकार की चर्चा न करते हुए लागू करने की घोषणा की। उस संबंध में मैं आपसे वार्तालाप करना चाहूँगा और एक मुद्दे की ओर आप सारे लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। 1986 में दूसरी शिक्षा नीति घोषित की गई थी। उसके बाद यह तीसरी शिक्षा नीति 2020 में घोषित की गई है। 34 साल बाद यह नई शिक्षा नीति आई है। यह शिक्षा नीति यह कहती है कि 2040 तक अनेक चरणों में यह शिक्षा नीति पूरी तौर पर लागू होगी। उसके बाद कितने समय तक यह शिक्षा नीति लागू रहेगी, इसकी कोई निश्चिती नहीं है। सारांश यह है कि यह शिक्षा नीति वर्तमान युवा पीढ़ी पर प्रभाव तो डालती ही है, परंतु आने वाली कई पीढ़ियों को यह शिक्षा नीति प्रभावित करने वाली है। इसलिए हम लोगों को विशेष तौर पर महात्मा ज्योतिराव फुले, राजर्षि छत्रपति शाहूजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की केवल शिक्षा नीति नहीं तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचारधारा को मानने वाले सारे ही लोगों ने इस शिक्षा नीति का निरीक्षण, परीक्षण, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन यह इन महापुरुषों के विचारों के आधार पर करने की और उस आधार पर आने वाले पीढ़ियों पर होने वाले गंभीर परिणामों का कॉग्निजेंस लेने की आवश्यकता है। यह मैं बड़ी आत्मीयता से, अंतःकरण से आप लोगों को महसूस करवाना चाहता हूँ। अब तक शिक्षा नीति के संबंध में मुझे 3 डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हुए हैं। एक डॉक्यूमेंट कहता है ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी 2019। शायद इसी ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी को, यह ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी मई 2019 में सार्वजनिक लोगों को उपलब्ध करवाई गई थी और उस पर फिर चर्चा हुई, प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की गई और उन प्रतिक्रियाओं को विचार में लेकर कस्तूरी रंगन जी के अध्यक्षता में जो समिति नियुक्त की गई थी इस पॉलिसी को ड्राफ्ट करने के लिए, उस समिति ने प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की। हजारों लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी। उन प्रतिक्रियाओं पर हमने विचार किया, ऐसा कस्तूरी रंगन समिति कहती हैं। बाद में यह ड्राफ्ट तत्कालीन HRD मिनिस्टर, मानव संसाधन विकास मंत्री उस समय प्रकाश जावड़ेकर जी थे, उनको समर्पित किया गया। उनके मंत्रालय ने शायद उसके बाद में 2019 के बाद में निशंक जी आए हैं, पोखरियाल निशंक जी, उनके मंत्रालय ने इस पर विचार किया और निशंक जी ने यह पॉलिसी मंत्रिमंडल समिति के समक्ष प्रस्तुत की और मंत्रिमंडल समिति ने जो भी ड्राफ्ट उनके सामने प्रस्तुत किया है उस ड्राफ्ट को अंतिमतः मान्यता दी और निशंक जी ने या HRD मिनिस्ट्री ने, जिसका अभी नामकरण शिक्षा मंत्रालय किया गया है, उस शिक्षा मंत्रालय ने यह पॉलिसी के लागू होने की घोषणा की। हम लोग डेमोक्रेटिक स्टेट हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान द्वारा प्रस्तापित लोकशाही लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, संसद सर्वोपरि है यह मानने वाले लोग हैं, कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव मंत्रिमंडल कार्यकारिणी का हिस्सा होता है जो पार्लियामेंट को उत्तरदायी है यह मानने वाले लोग हैं। ऐसा सारा होते हुए भी पिछली 2 पॉलिसियाँ, कोठारी आयोग की जो पॉलिसी है 1960s के दशक में जो आई थी, उसके बाद में 1986 में जो पॉलिसी आई थी, वो दोनों नीतियाँ पार्लियामेंट में डिस्कस हुई, उस पर चर्चा हुई और पार्लियामेंट ने अप्रूव करने के बाद लागू की गई। मंत्रिमंडल समिति ने अपनी मान्यता देकर लागू नहीं की।
यह पहला अवसर है जब मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी के मंत्रिमंडल ने बिना संसद की अनुमति के यह नीति लागू करने की घोषणा की है। 2014 से लेकर आज तक मोदी जी की सरकार ने कभी भी पार्लियामेंट सहित संवैधानिक संस्थाओं का कभी भी आदर नहीं किया। यह आज अभी इस पर विस्तार से बोलने की बात नहीं है, मगर कि इसके अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। और यह ताज़ा एक उदाहरण है कि बिना पार्लियामेंट की अनुमति के मोदी सरकार ने यह नई शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा की। बुधवार को ही 30 जुलाई को यह एक नया ड्राफ्ट मालूम नहीं किसके लिए उपलब्ध करवाया गया, पॉलिसी की लागू होने की या मंत्रिमंडल समिति ने पॉलिसी को मान्यता देने की घोषणा के बाद। इस पर कोई टाइटल नहीं है और इसमें कहा गया है कैबिनेट अप्रूव्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 का था 19। इसको कहा गया है कैबिनेट अप्रूव्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पेविंग वे फॉर transformational reforms in school and higher education systems in the country। जैसे ही यह डॉक्यूमेंट लोगों को उपलब्ध हुआ, लोगों ने इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी। यह ड्राफ्ट रिप्रेजेंटेटिव एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, ना यह ड्राफ्ट पॉलिसी 2009 का प्रतिनिधित्व करता है, ना ही यह जो फाइनल ड्राफ्ट लोगों के लिए उपलब्ध करवाया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसका भी पूरी तौर पर प्रतिनिधित्व करता है। इस ड्राफ्ट ने बड़े ही सिलेक्टिव बातें, इस ड्राफ्ट की 2019 के ड्राफ्ट की सिलेक्टिव बातें कही गई हैं जो लोगों को सहजता अपील करेगी। लोग इसका विरोध नहीं कर सकेंगे। इस दृष्टि से इस ड्राफ्ट को लोगों के लिए उपलब्ध करवाया गया है। इस ड्राफ्ट के विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके बाद जो फाइनल ड्राफ्ट अवेलेबल हुआ है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। परंतु जब यह ड्राफ्ट लोगों के लिए उपलब्ध करवाया गया तब उस पर कुछ प्रतिक्रियाएं आई, वो इस प्रकार से है। क्या शिक्षा नीति पर कारपोरेट सेक्टर हावी होगा? इसका मतलब क्या नई शिक्षा नीति शिक्षा का कारपोरेटाइजेशन करना चाहती हैं? मुफ्त और रियायती शिक्षा कितनी बनी रहेगी? स्वाभाविकतया यह प्रश्न इसलिए पूछा गया है कि जब शिक्षा का कारपोरेटाइजेशन होगा, व्यापारीकरण होगा, निजीकरण होगा तो यह मुफ्त और रियायती शिक्षा बनी नहीं रह सकती। विदेशी विद्यापीठों को आमंत्रित किया गया है और आमंत्रित करने के बाद उनको जो स्वायत्तता दी जाएगी वह इंक्लूडिंग फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होगी। क्या विदेशी विद्यापीठों द्वारा उपलब्ध की जाने वाली शिक्षा आम आदमी के पहुंच में होगी? यह भी पूछा गया है। ऑटोनॉमी की बात इस ड्राफ्ट में कही गई है। यह ऑटोनॉमी एकेडमिक होगी, फाइनेंशियल होगी और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होगी। अकादमिक, वित्तीय और प्रशासनिक। इस पर प्रतिक्रिया यह व्यक्त की गई है जहां भी वित्तीय ऑटोनॉमी की बात आती है और यदि यह वित्तीय ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी
सार्वजनिक क्षेत्र की शिक्षा संस्थाएं और निजी क्षेत्र की शिक्षा संस्थाएं दोनों को लागू होगी तो स्वाभाविकतया फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के चलते जो भी संस्थान ऑटोनॉमस होंगे उनको अपने रिसोर्सेस जनरेट करने पड़ेंगे फाइनेंशियल। सरकार शायद ही उनके रिसोर्सेस को उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी लेगी। ऐसे स्थिति में केवल फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के चलते केवल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ही फीस नहीं चार्ज करेंगे तो सार्वजनिक संस्थान भी, आज भी सारे ही आईआईटीज फीस लेते हैं, आज सारे ही आईआईएम फीस लेते हैं, तो इस प्रकार की उच्च शिक्षा की संस्थाएं आज भी फी लेते हैं, जबकि इन संस्थाओं को सरकारी अनुदान प्राप्त है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के नाम पर यदि सरकारी संस्थाओं का अनुदान भी कम कर दिया गया या समाप्त कर दिया गया तो क्या सरकारी संस्थानों में इन आम आदमी को शिक्षा प्राप्त हो सकेगी? हायर एजुकेशन में ऑटोनोमस कॉलेजेस, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और नेशनल यूनिवर्सिटीज़ ऐसा ग्रेडेशन किया गया है। इसको एक व्यक्ति ने प्रतिक्रिया, किसी कॉलेज के प्राध्यापक थे, बिहार के एक यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक थे, उन्होंने इसको उन्होंने ग्रेडेड इनइक्वलिटी कहा है। ग्रेडेड इनइक्वलिटी, ग्रेडेड इनइक्वलिटी का अर्थ यह है कि ऑटोनोमस कॉलेज की डिग्री, स्टेट यूनिवर्सिटी की डिग्री और नेशनल यूनिवर्सिटी की डिग्री, इनमें ग्रेडेशन होगा और शिक्षा में भी ग्रेडेशन होगा। कॉलेज में, स्टेट यूनिवर्सिटी में और नेशनल यूनिवर्सिटी में अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं मिलेगी। उनकी गुणवत्ता समान नहीं होगी, उनकी फीस भी समान नहीं होगी, इसलिए इनको ग्रेडेड इनइक्वलिटी कहा गया है। इस डॉक्यूमेंट पर इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं व्यक्त की गई हैं। अब मंत्रिमंडल की अनुमति के पश्चात, स्वीकृति के पश्चात जो ड्राफ्ट, जो डॉक्यूमेंट प्रकाशित किया गया है, वह डॉक्यूमेंट मुझे 31/7/2020 को प्राप्त हुआ। उसके बाद में जो कुछ मैं इसका अध्ययन कर सका, उस अध्ययन के आधार पर इस पर लिखा गया है, अभी ड्राफ्ट नहीं है, ड्राफ्ट शब्द चले गया है, इस पर लिखा गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें क्या है ये मैं संक्षेप में, बहुत ही संक्षेप में आपसे शेयर करना चाहूँगा। प्रस्तावना में लिखा गया है, एजुकेशन इज फंडामेंटल फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल, डेवलपिंग एन इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी एंड प्रमोटिंग नेशनल डेवलपमेंट। इससे किसी का मतभेद होने की कोई आवश्यकता नहीं। सवाल ये है कि हम जस्ट सोसाइटी किसको कहते हैं? सवाल ये है कि नेशनल डेवलपमेंट हम किसको कहते हैं? आज ये दोनों शब्द विवादास्पद हुए हैं जब तक इस पॉलिसी में हम जस्ट सोसाइटी, न्याय समाज किसको कहते हैं और राष्ट्रीय विकास किसको कहते हैं, जब तक इसको डिफाइन नहीं करेंगे तब तक सत्ता में जो है उनको जो न्याय समाज व्यवस्था लगती है वो समाज व्यवस्था के लिए एजुकेशन पॉलिसी काम करेगी, और उनको जो विकास लगता है उस विकास के लिए यह शिक्षा नीति कार्यान्वित की जाएगी, ऐसा माना जाएगा। जिस सरकार ने यह पॉलिसी मंजूर की है वह सरकार क्या सही अर्थों में सामाजिक न्याय में विश्वास करती है?
क्या वो सरकार सही अर्थों में इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ में विश्वास करती हैं? गए 6 साल का अनुभव ऐसा नहीं है। और इस सरकार जिस पक्ष की है, जिसको हम भारतीय जनता पक्ष कैसे, इसकी स्वतंत्र विचारधारा नहीं है। यह पक्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परिवार का एक सदस्य है और परिवार का सदस्य होने के नाते आरएसएस की जो विचारधारा है वही विचारधारा बीजेपी की है। और आरएसएस की सामाजिक न्याय, सामाजिक समता की परिभाषा अलग है, इसीलिए वह समता की बात नहीं करते, समरसता की बात करते हैं। वर्तमान शासन को, बीजेपी के शासन को, मोदी सरकार को डेवलपमेंट का अर्थ फ्री मार्केट इकोनॉमी और कारपोरेट सेक्टर को प्रधानता देने का है। इसी के चलते आज कृषि में सुधार किया गया है, श्रमिक कानून बदल दिए गए हैं और कारपोरेट सेक्टर को चाहे जितनी आर्थिक सहायता दी गई है, जिसके चलते आम आदमी इस विकास की प्रक्रिया के एक परिसर से बाहर फेंका गया है, जिसके इसमें व्याख्या नहीं की गई है। Ensure inclusive and equitable quality of education, promoting lifelong learning opportunities to all। बड़ी अच्छी बात है। इंक्लूसिव का अर्थ सबको किसी ना किसी शिक्षा संस्था में जाने की अनुमति होगी। जब ये ड्राफ्ट उपलब्ध किया गया था तब भी आम्बेडकरी समाज ने यह प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि इंक्लूसिव हो सकती है यह पॉलिसी, परंतु इक्विटेबल एजुकेशन, इक्वल क्वालिटी एजुकेशन की नहीं हो सकती, क्योंकि जिस शिक्षा व्यवस्था में भारत जैसे देश में, हम विदेशों से कंपेयर नहीं करेंगे, विदेशों में क्या है यह अलग बात है, परंतु भारत जैसे देश में जिस शिक्षा व्यवस्था में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर ऐसी दो समांतर शिक्षा धाराएं उपस्थित है, वहाँ पर कभी भी समान गुणवत्ता की शिक्षा किसी को भी उपलब्ध नहीं होगी। उसके बाद में कहा गया है इक्विटेबल एक्सेस टू हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल लर्नर्स रिगार्डेड ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड। बड़ा अच्छा है कहने के लिए, परंतु जिस व्यवस्था में प्राइवेटाइजेशन को खुली अनुमति दी गई, प्रमोट किया गया है, उस व्यवस्था में यह कभी भी संभव नहीं है। 4 पैराग्राफ में प्राचीन भारत का गौरवपूर्ण उल्लेख किया गया है, जिसमें गुरु द्रोणाचार्य आते हैं, एकलव्य भी आते हैं और विशिष्ट सवर्ण वर्ग को ही, शूद्र को छोड़कर शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। अवर्णों की तो बात ही छोड़ दीजिए, उन तक तो शिक्षा कभी पहुंची ही नहीं। उस भारत का, प्राचीन भारत का गौरवपूर्ण उल्लेख 3 परिच्छेदों में किया गया है। द रिच हेरिटेज, किसका रिच हेरिटेज, कौन सा रिच हेरिटेज मालूम नहीं। ज्योतिबा फुले से पूछिए कि रिच हेरिटेज क्या है, शाहू महाराज से पूछिए रिच हेरिटेज क्या है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी से पूछिए रिच हेरिटेज क्या है। रिच हेरिटेज एंड इटर्नल, इटर्नल, इटर्नल क्या बात है। इटर्नल का मतलब ये होता है चिरंतन सत्य। इंडियन नॉलेज एंड थॉट हैज़ बीन ए गाइडिंग लाइट ऑफ दिस पॉलिसी। ख्याल रखिए, पर्टिकुलरली आम्बेडकरी विचारधारा को और महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की फिलॉसफी जो समानता,
स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के तत्वों पर आधारित है। इस फिलॉसफी को मानने वाले लोगों ने यह सेंटेंस बार बार पढ़ना चाहिए और इसका अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए। द रिच हेरिटेज ऑफ एंशिएंट एंड इटर्नल इंडियन नॉलेज एंड थॉट हैज़ बीन ए गाइडिंग लाइट फॉर दिस पॉलिसी। इस आधार पर यह पॉलिसी कैसे होगी इसका भली भांति हम अनुमान लगा सकते हैं। फिर एक बार कहा गया, बिल्डिंग इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड प्लूरल सोसाइटी एज एनविसेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लिया गया है, बिल्डिंग इक्विटेबल, इंक्लूसिव, प्लूरल सोसाइटी कहा गया है। साथ ही यह पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है और उसी वक्त यह पॉलिसी प्राचीन भारत का ज्ञान और विचारधारा पर आधारित है, यह भी कहती है। यह विरोधाभास इस पॉलिसी में है, हम लोगों को इस विरोधाभास को समझना होगा, तभी हम इस पॉलिसी को समझ पाएंगे। एजुकेशन इज पब्लिक सर्विस, वेरी गुड। एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन must be considered a basic right of every child, very good. Education is a public service. मैं सर्विस की जगह पर पब्लिक गुड यह शब्द प्रयोग करना चाहूँगा। और फिर इफ़ एजुकेशन इज़ पब्लिक गुड, देन इसकी मान्यता यह है कि एजुकेशन इज़ ए फंडामेंटल राइट, और एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट है तो एजुकेशन देना यह स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और क्वालिटी, इक्वल क्वालिटी एजुकेशन देना यह यदि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इस मान्यता को जो पॉलिसी रिकमेंड करती हैं उस पॉलिसी में प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन को कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यदि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन को यह पॉलिसी स्थान देती है तो उस पॉलिसी में यह सेंटेंस रखना, इट इज़ अ पब्लिक सर्विस एंड इट शुड बी मेड अवेलेबल टू एवरीबडी, ऑल द चिल्ड्रन, यह एक प्रकार से विरोधाभास है, वेदतो आघात है। आम आदमी को समझाने के लिए बड़ी अच्छी बात है, आपको मिलेगा ना, ये पॉलिसी कहती है आपको प्रवेश मिलेगा। कहाँ मिलेगा? आंगनवाड़ी में मिलेगा, कॉन्वेंट में। और आंगनवाड़ी कौन चलाएगा? आंगनवाड़ी सरकार चलाएगी। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की कॉन्वेंट कौन चलाएगा? प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चलेगी। आप चिंता मत कीजिए, आपको कॉन्वेंट में प्रवेश नहीं मिला तो भी आपको आंगनवाड़ी पर संतुष्ट होना पड़ेगा। चलेगा ये? इज इट इक्वल एजुकेशन? इज इट इक्विटेबल एजुकेशन? इज इट इंक्लूसिव एजुकेशन? मैं यह प्रश्न आप सबको सामने रखता हूँ। इसमें जो ड्राफ्ट में कहा गया है स्कूल एजुकेशन के लिए 5+3+4 इसी को मान्यता दी गई है और इसकी एक आकृति दी गई है। मैं सोमकोर जी से अनुरोध करूंगा कि यह आकृति आपके लिए अवेलेबल कराई जाए। यह आकृति बड़ी अच्छी है और हमने इस पर बाद में चर्चा करेंगे। यह जो है 5+3+3+4 और इसका आयु वर्ग होगा 3 से लेकर तो 18 वर्ष तक। इसी को इसमें रिपीट किया गया है, इसमें मान्यता दी है। और बाद में बहुत सारे पेज, यह सिस्टम विशेष तौर पर सरकारी या सरकार द्वारा मान्य सरकारी अनुदान प्राप्त, जिसको हम सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र कहेंगे, उसमें कैसे लागू होगी इस पर विस्तार से इसमें उल्लेख किया गया है। एक बड़ी अच्छी बात कही गई है, इसका स्वागत भी करना चाहिए। एक्सटेंशन ऑफ आंगनवाड़ी सर्विसेज टू प्राइमरी स्कूल। इसमें यह कहा गया है कि पहली जो अवस्था है, फर्स्ट स्टेप जो है वो 5 साल की, तीसरे वर्ष बच्चा आंगनवाड़ी में जाएगा, 3 वर्ष आंगनवाड़ी में रहेगा और 2 वर्ष वो पूर्व प्राथमिक शाला में रहेगा। और आंगनवाड़ी में जो पोषाहार, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन
और हेल्थ सर्विस बच्चे को मिलेगी, वह सिर्फ 3 साल तक नहीं मिलेगी, आने वाले 5 साल तक उसको मिलती रहेगी। साथ में माध्याह्न भोजन के साथ साथ इसमें ब्रेकफास्ट की, नाश्ते का भी प्रबंध किया गया है। पॉलिसी में रिकमेंड किया गया है, सरकार कैसे इम्प्लीमेंट करेगी मालूम नहीं, मगर इस रिकमेंडेशन का अंडरलाइन विथ प्रोटेस्ट स्वागत करना जरूरी है, क्योंकि आंगनवाड़ी पे आधार पर 12वीं तक की शिक्षा यदि कोई प्राप्त करता है तो उसका भवितव्य क्या होगा, इसकी चर्चा हम बाद में विस्तार से करेंगे। और यह प्रावधान कॉन्वेंट को लागू होगा, प्राइवेट एजुकेशन को लागू होगा, इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। इसके बाद में यह आंगनवाड़ी से लेकर तो 12वीं तक यह शिक्षा कैसे, एक प्रकार से शिक्षा नीति कैसे इम्प्लीमेंट की जाएगी, इस पर बहुत सारे परिच्छेद हैं। उसमें से जैसा इस पॉलिसी में कहा गया, यहाँ पर भी है, 9वीं से 12वीं तक व्यवसाय शिक्षण एक प्रकार से ऑप्शनल किया गया है, परंतु उसको कंपलसरी करके इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यह हम मानकर चलते हैं, क्योंकि सरकारी शालाओं के लिए यह आदेश रहेगा कि 50% बच्चे 12वीं तक किसी न किसी व्यवसाय का प्रशिक्षण प्राप्त कर उच्च शिक्षा के क्षेत्र से बाहर किए जाने चाहिए। यदि 50% को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, वो सिर्फ सार्वजनिक शाला क्षेत्र में दिया जाएगा और उसमें से 50% बच्चे व्यवसाय प्रशिक्षण के बाद हमारी मान्यता है कि अर्धशिक्षित, अर्धकुशल या अकुशल श्रमिक होंगे और कुछ भी नहीं। और इसमें कौन सी व्यवसाय हैं, कौन से आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एंड वोकेशनल स्किल्स, कौन से स्किल्स है? बागवानी, मिस्त्री काम, कारपेंटर, सुतार काम, माली काम, इस प्रकार के पारंपरिक व्यवसायों का प्रशिक्षण होगा और वो भी शाला में नहीं दिया जाएगा, शायद ही उसके लिए शिक्षक की नियुक्ति होगी। उसके लिए यह व्यवसाय करने वालों को प्रशिक्षक करके आमंत्रित किया जाएगा और जब इस व्यवसाय का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तो इनको प्लेसमेंट की भी व्यवस्था नई पॉलिसी में की गई है। हायर एजुकेशन में, हाईएस्ट एजुकेशन में बच्चे बड़े बड़े कारपोरेट एंटिटीज़ में प्लेस किए जाते हैं। यहाँ हमारा बच्चा बागवान के पास प्लेस होगा, माली के पास प्लेस होगा, कुम्हार के पास प्लेस होगा, सुतार के पास प्लेस होगा, बढ़ई के पास उसको प्लेसमेंट मिलेगी और आगे चलकर उस व्यवसाय में हो जाएगा, ऐसा इसमें शिक्षा नीति में कहा गया है। मल्टीलिंगल लिंग्विज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज, इसमें 3 त्रिभाषा सूत्र का अवलंब किया गया है और यह कहा गया है कि 5 वर्ष तक की शिक्षा मातृभाषा में होना हमें अच्छा लगता है। बाद में 8वीं तक भी यदि मातृभाषा में शिक्षा होती है तो बड़ी अच्छी बात है। 12वीं तक यदि शिक्षा हो मातृभाषा में तो कोई कहने की बात ही नहीं। और यह जब कहा जाता है कि ऑप्शन है, गवर्नमेंट में ऑप्शन नहीं होता, गवर्नमेंट में कंपल्शन होता है। गवर्नमेंट स्कूल में ऑप्शन का अर्थ कंपल्शन ऐसा होता है और सारे ही अनुदानित और गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाने वाली 12वीं तक की शिक्षा संस्थाओं में मातृभाषा ही नहीं, माँ की भाषा में शिक्षण दिए जाने की संभावना बलवती है। और यहाँ कहा गया है कि वेरेवर पॉसिबल, क्योंकि इसी पैराग्राफ में पहली बार प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का उल्लेख किया गया है और उस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को इस मातृभाषा के अभ्यासक्रम से छूट मिले,
इसलिए वेर एवर पॉसिबल का शब्द प्रयोग किया गया है पेज नंबर 13 और पैराग्राफ नंबर 4.11 इसमें कहा गया है वेर एवर पॉसिबल द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल एटलीस्ट ग्रेड 5 बट प्रिफरेबली टिल ग्रेड 8 एंड बियॉन्ड मतलब 12वीं तक will be the home language, mother tongue, local language, regional language. होम लैंग्वेज मतलब माँ की भाषा, मदर टंग मतलब मातृभाषा, रीजनल लैंग्वेज मतलब प्रादेशिक भाषा आदि आदि आदि. दिस विल बी फॉलोड बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स. यहाँ पहली बार इतने पेजेस में पहली बार प्राइवेट स्कूल का उल्लेख किया गया है. ध्यान दीजिए कि हम लोग प्राइवेट स्कूल की चर्चा ही ना करें, इसलिए प्राइवेट स्कूल का उद्देश्य इस शिक्षा नीति 2020 में ऐसा किया गया है कि ये दिखे ही नहीं, अदृश्य रहे, ऐसा किया गया है. और जिस पैराग्राफ में प्राइवेट स्कूल का उल्लेख किया गया है उस पैराग्राफ में वेर एवर पॉसिबल कहा गया है, 12वीं तक वेर एवर पॉसिबल. इसका मतलब प्राइवेट स्कूल्स को कंपल्सन है ही नहीं. फिर कंपल्सन किसको है? सरकार के लिए कंपल्सरी है, प्राइवेट के लिए कंपल्सरी नहीं है.